राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लोकहित मुकदमे का उद्देश्य क्या है के विषय में अध्ययन किया था। आज हम सुने जाने का अधिकार लोकस स्टेंडाई के विषय में पढ़ेंगे। तो सुने जाने का अधिकार सामान्य नियम यह है कि केवल वही व्यक्ति न्यायालय में दस्तक दे सकता है, या यूं कहे केवल वह व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता है जिसके विधिक अधिकार या किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। तो सामान्य नियम यह है कि केवल वही व्यक्ति न्यायालय में दस्तक दे सकता है या न्यायालय में जा सकता है जिसके विधिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या उसको कोई विधिक कोई क्षति पहुंची हो, वही न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। इसे ही सुने जाने का अधिकार या लोकस स्टेंडाई का नियम कहते हैं। कॉमन लॉ व्यवस्था में ये नियम था कि न्यायालय में केवल वह व्यक्ति मामले को ले जाने का हक रखता है। तो कॉमन लॉ व्यवस्था में ये नियम था कि न्यायालय में केवल वही व्यक्ति मामले को ले जाने का हक रखता है, अर्थात न्यायालय उस व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार देगी जिसके स्वयं के किसी संवैधानिक या विधिक अधिकार का हनन हुआ हो एवं उसे क्षतिकारित हो। लेकिन लोकहित मुकदमा की अवधारणा के तहत परंपरागत सुने जाने के अधिकार की कठोर आवश्यकता को उदार बनाया गया। तो कॉमन लॉ का जो व्यवस्था थी उसमें ये नियम था कि केवल वह व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता है या केवल वह व्यक्ति ही न्यायालय में वाद संसित कर सकता है जिसके कोई विधिक अधिकार या किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो या उसे क्षतिकारित हो। कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से न्यायालय में उसके अधिकार को परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं रखता। इसे ही सुने जाने का अधिकार लोकस स्टेंडाई कहते हैं। परंतु उक्त अवधारणा में धीरे धीरे परिवर्तन आया और इस नियम में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, लोकहितवाद जिसे हम कहते हैं, तो लोकहितवाद के संबंध में इस नियम में शिथिलता दी गई और वह व्यक्ति भी न्यायालय में जा सकता है जिसके स्वयं के विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो, यदि उस मामले में पब्लिक का या किसी वर्ग का हित निहित हो, तो कोई अन्य व्यक्ति भी न्यायालय में जाकर उन अधिकारों को लागू करवा सकता है। न्यायालय को ऐसे मामले को सुनवाई करने का अधिकार है यदि ऐसे मामलों में किसी एक बड़े समूह का हित निहित हो। अतः परंपरागत सुने जाने के अधिकार की कठोरता आवश्यकता को उदार बनाया गया। अतः वर्तमान में जो परंपरागत सुने जाने के अधिकार का नियम था, अर्थात केवल वह व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता था या न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों को परिवर्तित करा सकता था जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, केवल वह व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता था। उक्त दृष्टिकोण को, जो उक्त परंपरागत दृष्टिकोण है, उसको सुने जाने का जो अधिकार है उसकी कठोरता को अब उदार बना दिया गया है। अर्थात जहां न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में लोकहित विद्यमान है, अगर न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि मामले में लोकहित विद्यमान है, अर्थात किसी समाज की समस्या में जिसे न्यायालय में लाया गया है, जिसमें पिटिशनर भी एक ग्रसित पक्षकार है, तो वह ऐसे मामलों में ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार प्रदान करके तथा उसे परंपरागत नियम के तहत हतोत्साहित नहीं करेगी।
अतः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सुने जाने का अधिकार का तात्पर्य केवल न्यायालय में वह व्यक्ति ही जा सकता है जिसके विधिक अधिकार या किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, तो इसे ही सुने जाने का अधिकार कहते हैं। लेकिन इस सुने जाने की जो परंपरागत जो अवधारणा थी उसको न्यायालय लौकिक मुकदमा के संबंध में इस अवधारणा को लागू नहीं कर सकते और वह व्यक्ति भी न्यायालय में दस्तक दे सकता है जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ हो, यदि उस मामले में एक बहुत बड़े वर्ग का हित निहित हो। तो परंपरागत दृष्टिकोण यह है कि एक पिटीशन को पिटिशनर द्वारा तभी दाखिल किया जाएगा जब उसके स्वयं के किसी अधिकार का हनन हुआ हो तथा उसे क्षति हुई हो तथा वह पीड़ित पक्षकार है। सामान्य नियम यह है कि एक व्यक्ति जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह आर्टिकल 32 तथा आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ AIR 1951 के महत्वपूर्ण वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सामान्य रूप से अनुच्छेद 32 के तहत जिस अधिकार को परिवर्तित कराया जा सकता है वह पिटिशनर का स्वयं का अधिकार होना चाहिए। वह जो अधिकार के हनन की शिकायत करता है तथा अनुतोष के लिए न्यायालय तक आया है। जिस अनुच्छेद 226 के तहत जिसे परिवर्तित कराया जा सकता है, तो सामान्यतः पिटिशनर का स्वयं का या व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। तो चिरंजीव लाल बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विधायित किया कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत केवल वह व्यक्ति ही न्यायालय में शिकायत दाखिल कर सकता है जिसके विधिक अधिकार का या मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अतः पीड़ित पक्षकार का जो ये परंपरागत नियम बनाया गया है जिसे क्षति होती है उसी पक्षकार को न्यायालय सुनेगा, अन्य व्यक्ति को नहीं सुनेगा। इस नियम के कुछ अपवाद भी, जैसे पीड़ित पक्षकार का जैसे इस नियम का अपवाद होगा उत्प्रेषण को रिट हो गई या प्रतिषेध रिट हो गई तथा परमादेश रिट में ये नियम लागू नहीं होता। तो लोकहित मुकदमा के तहत परंपरागत सुने जाने के अधिकार को लचीला व उदार बनाया गया है। तो लोकहित मामलों में इस नियम को लचीला बनाया गया है और एक व्यक्ति चाहे उसे मामले में कोई हित हो या न हो फिर भी वह राज्य या लोक प्राधिकारी की कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार रखता है। तो किस आधार पर वह अधिकार रखता है? जब लोक प्राधिकारी द्वारा लोक राशि का दुरुपयोग किया जाता है। यदि कोई लोक प्राधिकारी है और वह किसी लोक राशि का अगर दुरुपयोग कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में वाद संसित करके इसको दुरुपयोग को रुकवा सकता है। जहां लोक प्राधिकारी द्वारा कानूनी दायित्व का उल्लंघन किया जाता है, यदि कोई लोक प्राधिकारी है और कोई कानूनी दायित्व उसको कानून के तहत प्रदान किए गए हैं और वह उन कानूनी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो इससे प्रभावित हुआ है पिटीशन दाखिल कर सकता है। और जब लोक प्राधिकारी लोक क्षति कारित करता है तब कोई व्यक्ति जिसे मामले में पर्याप्त हित है वह सद्भावना से कार्य कर रहा है, कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति का इससे हित प्रभावित हुआ हो या जिसके विधिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ है वही न्यायालय में वाद संसित करें। अतः भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में शिकायत दाखिल कर सकता है। SP जैन बनाम SS जैन के मामले में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। के मामले में जो अवस्थिति स्टैंडिंग के जो दृष्टिकोण था उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया।
तो प्रथम श्रेणी में उन व्यक्तियों को लिया गया जिनके अधिकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हो। तो MP जैन एवं SS जैन के मामलों में पिटिशनर को अवस्थिति मतलब स्टैंडिंग के दृष्टिकोण से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। प्रथम पहली श्रेणी में ऐसे व्यक्ति को रखा जिसके अधिकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। तो इन्हें निसंदेह रूप से ऐसे व्यक्तियों को परंपरागत नियमानुसार भी न्यायालय द्वारा सुने जाने का अधिकार है, अर्थात न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई करेगा तथा मुकदमा संस्थित करने की उन्हें अनुमति प्रदान करेगा। दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो कोई क्षति या नुकसान होने का दावा नहीं करते, लेकिन वह समाज के सदस्य के रूप में हुई क्षति को होने का दावा करते हैं और उनके अधिकार व हित ऐसे होते हैं जिन्हें समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भी न्यायालय सुनने का अधिकार प्रदान करेगा, क्योंकि सामाजिक हित के संरक्षण हेतु कोई भी व्यक्ति न्यायालय में पिटीशन दाखिल कर सकता है। तीसरी श्रेणी में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बिल्कुल अजनबी है, अर्थात विघ्न डालने वाले, हस्तक्षेप करने वाले, बिना अधिकार के प्रवेश करने वाले। तो तीसरी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को सुने जाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो लोकस स्टेंडाई उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। तो MP जैन एवं SS जैन में जो पिटिशनर को अवस्थिति मतलब स्टैंडिंग के दृष्टिकोण को 3 श्रेणियों में बांटा। प्रथम श्रेणी में ऐसे व्यक्तियों को रखा जिनको विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो और उन्हें सुने जाने का अधिकार प्राप्त है, और दूसरी श्रेणी में ऐसे व्यक्तियों को रखा जो कोई क्षति या नुकसान होने का दावा नहीं करते, लेकिन वह समाज के सदस्य के रूप में हुई क्षति का दावा करते हैं, और तीसरी श्रेणी में ऐसे व्यक्ति को रखा जो बिल्कुल ही अजनबी है। अतः तीसरी श्रेणी वाले व्यक्तियों को सुने जाने का अधिकार लोकस स्टेंडाई नहीं मिलेगी। अतः ऐतिहासिक रूप से यह कहा जा सकता है कि कॉमन लॉ पद्धति में न्यायालयों का मुख्य कार्य उन व्यक्तियों को उपचार देना था जिनके स्वयं के अधिकार प्रभावित हुए हों, तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित न हुए व्यक्ति द्वारा न्यायालय तक पहुंचकर उसके क्षेत्राधिकार के प्रयोग में लाने की बात की कल्पना कभी नहीं की जा सकती है। तो जो परंपरा सुने जाने के अधिकार का जो शुभारंभ हुआ वह एक्सपोर्ट साइड वोथम के मामले से हुआ। तो सुने जाने के अधिकार का शुभारंभ एक्सपोर्ट साइड वोथम AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट के मामले से हुआ। इस मामले में न्यायालय के सामने प्रश्न यह था कि क्या अपीलांट को पीड़ित व्यक्ति कहा जा सकता है ताकि उसे अपील की कार्रवाई करने का अधिकार हो। न्यायालय ने अपने एक मत से यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलांट को अपील में जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह निचले न्यायालय के निर्णय के अनुसार पीड़ित व्यक्ति नहीं है। जेम्स L जैन ने पीड़ित व्यक्ति को परिभाषित किया कि पीड़ित व्यक्ति वह है जिसने विधिक परेशानी सहन की, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध एक निर्णय उद्घोषित किया चुका है। तो न्यायालय ने उक्त वाद में पीड़ित व्यक्ति उस व्यक्ति को माना जो कि जिसने विधिक परेशानी सहन की, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध एक निर्णय उद्घोषित किया जा चुका है और जिसके द्वारा उसे किसी वस्तु से वंचित किया गया है या गलत तरीके से उसे किसी वस्तु के लिए मना कर दिया गया है या किसी वस्तु के हक से गलत तरीके से वह प्रभावित किया गया है। तो सुने जाने के जो अधिकार की उत्पत्ति हुई या इस अधिकार का शुभारंभ हुआ वह एक्सपोर्ट साइड वोथम के वाद से हुआ, और उस वाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सुने जाने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या जो पीड़ित व्यक्ति है। तो सुने जाने के अधिकार के कुछ अपवाद भी है। SP गुप्ता व अन्य बनाम भारत संघ AIR 1982 उच्चतम न्यायालय के वाद में उच्चतम न्यायालय ने सुने जाने के कठोर नियम के कुछ अपवाद बताए। तो उक्त वाद में उच्चतम न्यायालय ने सुने जाने का जो परंपरागत दृष्टिकोण था, जो कठोर नियम था, उसके कुछ अपवाद बताए
और न्यायालय ने निर्धारित किया कि लोकहित मुकदमे में ये सुने जाने का अधिकार के नियम लागू नहीं होता। और दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 के तहत अवैक्स के लिए कोई व्यक्ति अवैक्स के मित्र के रूप में अपने नाम से न्यायिक अनुतोष के लिए वाद ला सकता है। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 8 के तहत यदि किसी मामले में अनेक व्यक्तियों के हित समान है तो उनमें से एक या अधिक न्यायालय की अनुमति से वाद संसित कर सकते हैं। लोक उपताप के मामले में एडवोकेट जनरल या न्यायालय की अनुमति से 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा वाद लाया जा सकता है, चाहे उन्हें विशिष्ट क्षति न कारित की गई हो। अतः जो सुने जाने का अधिकार का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वह लोकहित मामलों में लागू नहीं होता। तो सुने जाने का अधिकार जिसका अर्थ यह है कि केवल वह व्यक्ति ही न्यायालय में वाद संसित कर सकता है जिसके विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। केवल वही व्यक्ति न्यायालय में दस्तक दे सकता है। अन्य व्यक्ति जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ वह न्यायालय में कोई वाद संसित नहीं कर सकता। परंतु उक्त परंपरागत दृष्टिकोण का जो अपवाद है वह लोकहित मुकदमा। तो लोकहित मुकदमा में कोई भी व्यक्ति न्यायालय में दस्तक दे सकता है, चाहे उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या ना हो, यदि उस मामले में एक बहुत बड़े समूह का, एक वर्ग का हित निहित हो। थैंक यू।